हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बिल्कुल मज़े में। और कैसे चल रहा है अभी ये लॉकडाउन का पीरियड? मज़ा आ रही है? नहीं, मज़ा तो बिल्कुल नहीं आ रही है। मज़ा तब आती जब हम फिजिकल क्लास में आते। ओके, पर कोई बात नहीं, फिर भी लॉकडाउन से तो आप बहुत कुछ सीख गए होगे। चलिए, क्या क्या काउंट किया आपने लॉकडाउन में? कुछ भी नहीं? काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हमें लॉकडाउन से। सबसे बड़ी चीज़ तो हमें सीखने को ये मिली है, सबसे बड़ा गॉड फादर नेचर ही है। नेचर के आगे कोई भी नहीं है। नेचर चाहे तो 1 मिनट में कुछ भी कर सकता है, पहली चीज़ है। तो ह्यूमन सबसे बेस्ट है, या फिर हम शायद सबसे बेस्ट है। ये जो ईगो रहता है ह्यूमन बीइंग को, वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद हम देख सकते हैं नेचर से हमें सेकंड चीज़ क्या सीखने को मिली है। आज पोल्यूशन लेवल काफ़ी कम है। हम जब बाहर जा रहे हैं तो व्हीकल देखो है हमारे पास, पर उतनी नीड नहीं है हमें। आज हमारे जो नीड है वो नीड हमारे ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गए हैं। हम देख सकते हैं जितने भी कुछ हमारे एक्स्ट्रा नीड थे, जो इन्हें क्या कहते हैं, हम फालतू वाले चीज़ें थी, हम थोड़ा बहुत पैदल भी चल सकते हैं। व्हीकल है, कोई बात नहीं, यूज़ भी नहीं कर रहा है उसे कोई। पेट्रोल का डिमांड कम हो चुका है। देन देखें तो पोल्यूशन लेवल एकदम ही कम है। तो बहुत सारे बेनिफिट हमें वैसे देखें तो लॉकडाउन के मिले हैं। और इतना तो अपने एक चीज़ ऑब्जर्व कर लिए है, अगर आपको लाइफ अच्छे से जीना है तो फालतू चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी है तो भी हम हमारा लाइफ बढ़िया जी सकते हैं। बाकी तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक क्या है, दिखावा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो बेसिक नीड है हमारे, वो बेसिक नीड को तो हमें कुछ ज़्यादा लगता नहीं है। और अगर हम उतनी ही बेसिक नीड पे डिपेंड रह के चलते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हमारा पोल्यूशन लेवल भी कंट्रोल रख सकते हैं, ट्रैफिक भी कंट्रोल रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमें प्रॉब्लम आते हैं एनवायरनमेंट को लेकर, बाकी चीज़ें, तो एनवायरनमेंट का भी जो डैमेज होता था वो डैमेज टोटली हम रिकवर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी सीख हमें यहाँ पे लॉकडाउन से मिलती है। तो देखते हैं हर बार हम नेचर को इसी तरह ब्यूटीफुल बनाएंगे जिस तरह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमारा ये जो ग्रीन नेचर है उसको हमेशा ग्रीन, तो हमारी केमिस्ट्री में भी एक ग्रीन कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज कॉल्ड एज द ग्रीन केमिस्ट्री। और आज की डिमांड यही है, चाहे हमारा IUPAC रहे या WHO रहे, जितने आप ग्रीन वे से कोई भी काम कर सकते हो वो करिएगा। सो फ्रेंड, चलिए फिर आज का हमारा लेक्चर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा है, जस्ट रिकॉल करो। वी हैड सीन अबाउट द हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिकम्स अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हेनरी मोसले का पीरियोडिक टेबल हमने उसके प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। वहाँ पे हमने उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहना स्टार्ट कर दिया है मोसले से ही। बट हम देखते हैं कि हमारा वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आगे जाके किस तरह उसमें नए एलिमेंट इंट्रोड्यूस होते हैं, उसमें किस तरह हम ग्रुप पीरियड को रीशफल करते चले जाते हैं। कोई ग्रुप हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पुट करते हैं, राइट से लेफ्ट करते हैं। कभी ट्रांजिशन की पोजीशन हमें पीछे दिखती है तो कभी उसको हम मिडल में लाके डाल देते हैं। लैंथेनाइट, एक्टिनाइट को भी उसी तरह रीशफल करना पड़ा है। नोबेल गैसेस को भी इधर उधर इंट्रोड्यूस करना पड़ा है। देन वहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट के हमने कॉन्ट्रीब्यूशन देखे थे। और इस तरह हमने देखा था हाउ आवर पीरियोडिक टेबल ग्रो डे बाय डे। वहाँ पे हमने एवरी ईयर, फिर कुछ टाइम पीरियड के डिफरेंट पीरियोडिक टेबल आपके सामने रखे थे। और हम 2018 तक का पीरियोडिक टेबल अगर देखते हैं तो हमें वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वहाँ बनता है। देन हमने उनके ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या मिला है, वहाँ पे आपके ग्रुप कितने, 18 ग्रुप, 7 पीरियड है। ग्रुप इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पीरियड इक्वल टू द नंबर ऑफ मेन शेल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई बात नहीं है। उसके बाद हमने देखा वहाँ पे 4 ब्लॉक थे, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड बॉटम वाला F ब्लॉक। ऐसे 4 ब्लॉक हमें दिखाई देते हैं। देन हमने लिक्विड, सॉलिड, गैसेस इस तरह क्लासीफाई करके रखा है। इसके अलावा हमने मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इस तरह हमारे टोटल पीरियोडिक टेबल को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो ये आता है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देन हमने उसमें कुछ पीरियोडिसिटी देखी थी प्रॉपर्टीज़ को लेकर। तो हमने देखा है कुछ प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, कुछ प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते हैं। टॉप टू बॉटम हम देख सकते हैं इंक्रीज डिक्रीजिंग का उनका जो भी कुछ मैनर है, जो भी उनका ट्रेंड है, और ट्रेंड हमें पीरियोडिक टेबल में हर बार वैसे ही दिखाई देता है। तो यहाँ तक तो हमने लास्ट लेक्चर को कवर कर लिया था। देन यहाँ पर से हम जब यूटिलाइज करते हैं पीरियोडिक टेबल को, तो ऐसे देख पा रहे हैं हमारे जो भी कुछ स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग,
देन ज्योमेट्री, जो भी कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पीरियोडिक टेबल की है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं है या पीरियोडिक टेबल का सीक्वेंस पता नहीं है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आगे जाके केमिस्ट्री में हमारे पास है, आप कर ही नहीं पाओगे। तो मेन जो भी कुछ है हमारी जड़ जिसे कहते हैं, और हमारी रूट कौन सा है हमारी केमिस्ट्री का, पीरियोडिक टेबल ही हमारी केमिस्ट्री का रूट है। दैट्स वाई इसे कहते हैं द बैकबोन। इसे हम क्या कह सकते हैं, हमारा एक बैकबोन है। सो पीरियोडिक टेबल इज द बैकबोन ऑफ आवर सब्जेक्ट। सो बैकबोन के सिवाय तो हम नहीं रह सकते, खड़े ही नहीं रह पाएंगे बैकबोन के सिवाय। तो अगर आपको केमिस्ट्री में खड़ा रहना है, केमिस्ट्री में टोटल एप्लीकेशन पढ़ने हैं, पूरा अगर आपको ये सिलेबस पढ़ना है, सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल आना ही चाहिए। पीरियोडिक के सभी रूल पता होने चाहिए, एलिमेंट के बारे में पता होने चाहिए, उनके पोजीशंस वगैरह सब आपके क्लियर होने चाहिए, तो ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने पीरियोडिक टेबल को टोटली यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अब हम यहाँ से चलिए आगे चलते हैं, हमारा सेटअप रेडी है। तो हम आगे जब जाते हैं तो देखते हैं क्या मेरिट्स है हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के। तो क्या क्या मेरिट आपको दिखाई देता है इसमें? जो फंडामेंटल बेसिस थे, फंडामेंटल बेसिस हमें एटॉमिक नंबर दिखाई देता है। लेकिन हम अगर पीछे जाते हैं मेंडेलीव की तरफ या फिर हमारे मेयर की तरफ, तो वहाँ पे फंडामेंटल यूनिट क्या था हमारा, एटॉमिक मास था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। देन इसमें हमारे पास और एक मेरिट है, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो भी कुछ पोजीशन हमने देखे रखे हैं पीरियोडिक टेबल में, वो प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे है। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी में जाता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो टोटली हम देख सकते हैं हमारे जो पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट प्लेस किए प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन हम देखते हैं ड्यू टू द सेपरेशन इनटू द ग्रुप्स डिसिमिलर एलिमेंट लाइक अल्कली इन 1A एंड कॉनिक्स मेटल 1B डू नॉट फॉल टुगेदर। सो यहाँ पे हमने ऐसा कुछ रखा नहीं था जैसे पीरियोडिक टेबल में मेंडेलीव ने रखा है। ऐड ग्रुप में ए बी ऐसे करते हुए चले गए थे और उन्होंने एक ग्रुप कॉमन रखा था, लेकिन उसमें ही ए भी रखा था, बी भी रखा था। तो होता क्या है, उनकी अगर हम अरेंजमेंट देखते हैं तो ग्रुप एक है लेकिन हमें दो दिखाई देते हैं, एक इधर सीरीज दिखाई देती है, इधर सीरीज दिखाई देती है, वो मर्ज हो जाती है एक ही ग्रुप में। बट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमने उसको निकाल दिया, टोटल ग्रुप ही डिफरेंट कर दिए। दैट्स वाई वहाँ पे हमें 18 सेपरेट ग्रुप ही वहाँ पे मिल जाते हैं। तो जो डिफिकल्टी आती थी, हमें मर्ज हो रहे थे हमारे ए एंड बी ग्रुप के एलिमेंट एक ही ग्रुप के अंदर, वो भी हमने यहाँ से निकाल दिया। तो यहाँ पे हमें और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलता है पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए। सो ये कुछ हमारे पास मेरिट्स आते हैं। इसके अलावा अगर हम मेरिट देखें तो क्या है हमारे पास, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर, द पोजीशन ऑफ द एटम रिलेटेड टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, explain the similarities, differences and trend in physical and chemical elements in term of their electronic configuration। तो जो भी कुछ हमारे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ आते हैं एलिमेंट के, वो हम यहाँ से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। एज वेल एज हम जो भी कुछ पीरियोडिसिटी का ट्रेंड आता है उस ट्रेंड को भी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी मेरिट है। अगेन हम अगर मेरिट देखते हैं तो क्या है हमारे पास, inert gas are placed end of each period which represent the logical completion of the period। तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारी नोबल गैस है, जिसे हम क्या कहते हैं, नोबल गैस को सेकंड वर्ड इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस के जो पोजीशन दे रखे हैं वो पोजीशन हमने कहाँ पे दिए, पीरियोडिक टेबल पे एंडिंग पे दिए। तो पीरियोडिक टेबल के एंडिंग पे देने के कारण हम देख सकते हैं कि हमारी पीरियड जब एंड पे जाती है तो उस पूरे सेटिस्फाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही खत्म होती है। स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा, हमेशा अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है, और हम जब एंड करते हैं तो हमारे पास टोटली सैचुरेटेड मॉलिक्यूल मिल जाता है। मतलब सैचुरेटेड नहीं कहेंगे हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका सैचुरेटेड रहता है। तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि हम एक सेटिस्फाइड मॉलिक्यूल के साथ ही एवरी पीरियड को एंड कर रहे हैं। देन आगे अगर बढ़ रहे हैं हम तो डेविएशन ऑफ एलिमेंट इनटू सब ग्रुप एलिमिनेट्स द मिक्सअप ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। जो भी हमने पहले का पॉइंट अपने ए बी ऐसे डिवाइड करके रखे थे मेंडेलीव ने, वैसा कुछ मैटर यहाँ रखा नहीं, ईच एंड एवरी ग्रुप को सेपरेट कर दिया। तो जहाँ पर भी ये मिक्सिंग प्रॉब्लम आता था, ए बी ग्रुप मर्ज हो जाते थे,
वो प्रॉब्लम यहाँ से सॉर्ट आउट हो गया है। देन आगे अगर जा रहे हैं तो इन फैक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग टूल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे प्रॉपर्टीज के साथ हमने इसको क्या किया है, ऑलरेडी क्लासीफाई करके रख दिया है। देन अगर हम देखते हैं इट इज़ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव, स्टडी करने में भी इजी है, सिस्टमैटिक पैटर्न है, सब कुछ स्पेशल है इनके पास, ब्लॉक स्पेशल है, ग्रुप स्पेशल है, पीरियड प्रेशर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल है। तो इजीली हम किसी भी एलिमेंट को उठा के उसका स्टडी करना बहुत ही हमें आसान हो जाता है। सो दिस इज द मेरिट्स ऑफ आवर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो यहाँ तक क्लियर हो गए आपके? ओके, ठीक है, फिर आगे निकलते हैं। तो नाउ वी कंपेयर द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एज वेल एज आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो अगर हम बात करते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की, तो ये एटॉमिक वेट के ऊपर है, ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है, तो दोनों की फंडामेंटल प्रॉपर्टी चेंज है। सेकंड डिफरेंस हमें क्या दिखाई देता है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल हैड अ गैप फॉर द मिसिंग एलिमेंट, पर देयर इज अ नो गैप। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कोई भी गैप नहीं है नए पीरियड के, नए एलिमेंट के लिए। तो जब भी हम कोई नया इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उसको हमें सेपरेटली ही पुट करना पड़ेगा, कोई नई सीरीज के साथ या कहीं बीच में आप उसको कहीं पर भी पुट नहीं कर सकते हैं। देन हम आगे अगर जा रहे हैं, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल हैज़ अ 8 ग्रुप्स एंड 12 पीरियड्स। इनिशियली इनके पास 8 ग्रुप एंड 12 पीरियड थे, आगे जाके हम देख सकते हैं हमने उस पीरियड का नंबर 7 में रिड्यूस कर दिया था। यहाँ पे हमारे पास 18 ग्रुप्स है एंड 7 पीरियड है। देन हम मेंडेलीव की तरफ देख सकते हैं, तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल हैज़ एलिमेंट विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जो मिसमैच हमें मेंडेलीव में दिखा था हमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो चीज़ नहीं दिखती है। यहाँ पे हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टी वाले ही एक ग्रुप में आते हैं। देन हम देख पा रहे हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल डजंट सपोर्ट द फैक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप, बट यहाँ पे हमारा फंडामेंटल यूनिट एटॉमिक नंबर है और आइसोटोप के एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, सिर्फ एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होते हैं। दैट्स वाई इन्हें हम एक ही पोजीशन पे पुट कर सकते हैं। तो हमने वैसे ही करके दिया है। एक्चुअल में आप देखते हो इनके पोजीशन कैसे रखे गए हमारे पीरियोडिक टेबल में। सो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, इट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इतना तय है। अब प्रोटॉन भी तो होल नंबर है, न्यूट्रॉन भी तो होल नंबर है, तो होल नंबर ही हमारा एटॉमिक मास आंसर आना चाहिए था। जैसे 2 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है 6 होना चाहिए था, बट हम कई बार ऐसे देख पा रहे हैं कि हमारा वेट तो पॉइंट के अंदर चला जा रहा है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा इंसिडेंस हो रहा है, हमारा जो भी कुछ वेट है वेट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पॉइंट के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। तो पॉइंट के अंदर अगर वो कन्वर्ट हो जा रहा है इसका मतलब कुछ तो भी वहाँ पे गड़बड़ी है, क्योंकि प्रोटॉन भी फुल है न्यूट्रॉन भी फुल मास है, फिर ये पॉइंट आया कहाँ से? तो एक्चुअल में देखें तो आता कहाँ से हो, बिकॉज हम एवरेज निकालते हैं जितने भी हमारे पास आइसोटोप्स है। लाइक कार्बन के हमारे पास आइसोटोप्स है, तो कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। एवरेज कितना निकलेगा इसका? जो भी कुछ निकले, ओके, बट पॉइंट में जरूर निकलेगा या होल नंबर भी निकलता है। क्लोरीन के बारे में अगर हम स्पेशली देखते हैं तो क्लोरीन 36 से क्लोरीन 37 है, तो एवरेज उसका 36.5 आ जाता है, सॉरी 35.5 आ जाता है। सो 35.5 अगर आता है तो हम वही पुट कर देते हैं वहाँ पे। नहीं तो आप देखो पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एटॉमिक मास है वहाँ पे पॉइंट में आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। तो हमने वहाँ पे आइसोटोप पुट करके रखे और मास निकालते वक्त हम सभी आइसोटोप का एवरेज निकाल के मास निकालते हैं और वो एक मास वहाँ पे पुट कर देते हैं। इसका मतलब हमने आइसोटोप को भी वहाँ पे पुट करके रखा है, हमने सिंगल एलिमेंट को वहाँ पे पुट नहीं किया है। सिंगल एलिमेंट पुट करते थे तो आपका पॉइंट में मास नहीं निकलता था, वो होल नंबर में निकलता था। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे एटॉमिक आइसोटोप्स को भी लोकेट कर दिया है हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। तो इस तरीके से ये दोनों का कंपैरिजन आता है, मेंडेलीव एज वेल एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है फ्रेंड, तो फाइनली देख लेते हैं हमारा पीरियोडिक टेबल कैसा है। तो दिस इज द पीरियोडिक टेबल विथ 118 एलिमेंट्स, और ये सभी पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई किस तरह देते, मतलब एलिमेंट दिखाई किस तरह देते हैं। तो सभी का हमने अपीयरेंस यहाँ पे डाल रखा है, आप देख सकते हो कौन सा एलिमेंट आपको कैसे दिखता है। लाइक ये कौन है, बेरिलियम,
कुछ ऐसा दिख रहा है हमें बेरिलियम। देन हम अगर इधर बात कर रहे हैं गोल्ड के बारे में, कहाँ है गोल्ड, ये यहाँ पे, तो गोल्ड आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। देन हम बात करते हैं, ये कौन है, सल्फर, सल्फर हमें कुछ ऐसा दिखता है। सो फ्रेंड, सभी एलिमेंट के अपीयरेंस के साथ पीरियोडिक टेबल यहाँ पे डाल दिया है, तो आप इजीली देख सकते हो कि हमें इनका लुक कैसा है सभी एलिमेंट्स का। हाइड्रोजन तो चलो गैस है, छोड़ दो, हेलियम तो दिखता ही नहीं है, ओके, ये भी गैसेस है तो दिखते नहीं है, बट ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड हमें आराम से अपीयर्स होते हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल, यहाँ तक ठीक है, ओके। देन आगे अगर जाते हैं तो आगे हम चलेंगे अब इसके मेन 2 पॉइंट के साथ जो हमें पढ़ना है। एक है पीरियड, पीरियड क्या होता है, और एक हमारे पास है ग्रुप। तो अब पीरियड को समझ लेते हैं और ग्रुप्स को समझ लेते हैं एंड फैमिलीज को समझ लेते हैं हम। तो चलिए फिर, ओके। तो इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट है और हम टोटली देखो इस तरह हमारा पीरियोडिक टेबल डेवलप हो चुका है केमिस्ट्री के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, तो नाउ वी आर सीन अबाउट द ग्रुप एंड द पीरियड्स। सो जब हम ग्रुप एंड पीरियड की बात करते हैं तो पहले समझ लेते हैं पीरियड क्या है हमारी और ग्रुप क्या है। सो पीरियड इज नथिंग बट इट इज द हॉरिजॉन्टल रो इन आवर पीरियोडिक टेबल, ओके, बट पीरियड रिप्रेजेंट द मेन शेल। पीरियड किसे रिप्रेजेंट करती है, मेन शेल, जो हमें नील बोर्स ने बताए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अब शेल मतलब एनर्जी लेवल ही होता है, शेल का मतलब क्या होते हैं, एनर्जी लेवल। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं ना, द पीरियड्स इज इक्वल टू इट्स एनर्जी लेवल। पीरियड इक्वल टू क्या होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं। और अगर हम ग्रुप को देखते हैं, सो ग्रुप इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट मीन्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप जिसके साथ मैच होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हमने प्लेस करके रखे हैं। अब थोड़े बहुत इसको समझ ही लेते हैं हम, ये हम किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं। तो अगर इसको समझना है सो बेटर वे फ्रेंड, हम इसको बोर्ड के थ्रू ही समझते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आता कैसे है। तो हम कोई भी 1-2 ग्रुप उठाकर इसको समझते हैं। लाइक मैंने कार्बन ग्रुप उठा लिया, सो मेरे पास है कार्बन ग्रुप। देन हम आगे जा रहे हैं, सपोज वी हैव नाइट्रोजन ग्रुप, इसके बाद अगर हम देख सकते हैं सपोज वी हैव ऑक्सीजन ग्रुप। सो ये हमारे डिफरेंट एलिमेंट है जो इस ग्रुप के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है एंड वी नो दैट व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस ऑर्बिटल। जैसे हमें लैंगमियर ने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लैंगमियर ने दिया था 2, 8, 18, 32। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो ये 6 तो कैसे देंगे, 1s2, 2s2, 4 तो चले गए, अब p में बचे ओनली 2। तो ये तो इनर ऑर्बिटल है, तो इनर ऑर्बिटल को हम कैंसिल कर देते हैं। जो आपकी आउटर ऑर्बिटल है, दिस ऑर्बिटल इज द वैलेंस ऑर्बिटल, ओके, एंड इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इसमें आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सो अभी इस सभी में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। यहाँ पे हम जाते हैं तो 7 होने के कारण अगेन इट इज़ अ 1s2, 2s2, देन 2p3। तो यहाँ से कितने बन जाएंगे, टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो इन सभी में आप देख सकते हैं हम 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके आते हैं। देन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 8 होने के कारण ये 1s2, तो अगेन ये 2s2 एंड 2p नाउ 4 हो जाएगा। इट मीन्स इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देते हैं। तो इन सभी में हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे आगे जाके। तो इस तरीके से ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं जो भी हमारे ग्रुप्स है, ग्रुप्स बिलोंगिंग करते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखा हुआ है, ओके। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही बाद में हम इसके सिर्फ वैलेंस ही ऑर्बिटल को काउंट करते हैं। दैट्स वाई जितने इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोर ऑर्बिटल में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हम एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके पिकअप करते हैं। और हम देख सकते हैं
उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। जो भी हमारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आगे चलेंगे वो इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही साथ चलने वाले हैं। तो इस तरीके से ये आता है। पीरियड को अगर देख लेते हैं तो पीरियड को हमने क्या कहा है, पीरियड किसे रिजेंबल करती है, एटॉमिक नंबर या किसे, ठीक है, एनर्जी लेवल को करती है। पक्का एनर्जी लेवल को ही करती है ना, तो ठीक है। फिर तो हमारी ये सपोज फर्स्ट पीरियड है, देन सेकंड पीरियड है, देन थर्ड पीरियड, यहाँ पे फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, इस तरह हमारे डिफरेंट पीरियड्स है। तो अगर आपकी फर्स्ट पीरियड है इट मीन्स इसमें एक ही शेल है। अगर आपके पास सेकंड पीरियड है तो यू हैव टू शेल, सो यहाँ पे n इक्वल टू 2 लिखेंगे, दिस वन इज n इक्वल टू 1। देन हम थर्ड पीरियड में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 शेल बनते हुए, सो इट्स रिप्रेजेंट n इक्वल टू 3 आगे जाके। देन हम फोर्थ पीरियड में अगर जा रहे हैं सो यहाँ पे हमारे पास 4 शेल मिलेंगे, इट मीन्स n इक्वल टू यहाँ पे कितने लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे। देन फिफ्थ पीरियड में हमारे पास टोटल शेल कितने हो गए अब, 5, यहाँ पे हो गए 6 और यहाँ पे हो गए 7। तो ईच एंड एवरी पीरियड नंबर इट रिप्रेजेंट इट्स वैल्यू ऑफ मेन शेल। और इसका मतलब क्या होता है, अगर फोर्थ पीरियड में ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास 32 एलिमेंट्स है, जस्ट मान लेते हैं, इट मीन्स दैट ऑल 32 एलिमेंट्स दैट बिलोंगिंग टू द फोर्थ शेल कंसिस्ट ऑफ ए 4 शेल। ओके, तो जितने भी 32 एलिमेंट्स हमारे फोर्थ पीरियड में आते हैं उनमें कितने शेल रहेंगे, 4 शेल रहेंगे। यहाँ पे भी सपोज अगर हमारे पास 32 एलिमेंट्स है, इट मीन्स दैट ऑल द 32 एलिमेंट्स दैट बिलोंगिंग टू द फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ ए 5 शेल। अगर यहाँ पे हम चले, मान लेते हैं अभी के लिए कुछ 80 हमारे पास एलिमेंट है या 18 एलिमेंट्स है, यहाँ पे हमारे पास 8 एलिमेंट्स है, इट मीन्स दैट द 18 एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द थर्ड पीरियड, all 18 elements have 3 shell in its electron, in its atom। तो उनके एटम में हमें आगे जाके 3 शेल ही दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पीरियड जो होती है वो पीरियड हमेशा हमारे मेन शेल के साथ मैच होती है, और हमारे जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच होते हैं। बट आगे जाके वही होल कॉन्फ़िगरेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे ओनली हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत पड़ती है उनके प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। दैट्स वाई हम इनडायरेक्टली क्या कहते हैं, हमारा ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे चलता है और पीरियड हमारी मेन शेल पे चलती है। एंड अकॉर्डिंग टू द नेम बोर्स, मेन शेल इज नथिंग बट इट इज़ द एनर्जी लेवल ऑफ एटम। दैट्स वाई हम इस पीरियड को ही आगे जाके इजीली क्या कह सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द एनर्जी लेवल ऑफ एटम। सो इन दिस वे ये आता है हमारा सेंट्रल आइडिया अबाउट द पीरियड एंड सेंट्रल आइडिया अबाउट द ग्रुप। अब ग्रुप को फैमिली क्यों कहा जाता है, इसका भी हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। सो फैमिली का क्या होता है, अगर हम देख पाते हैं एक ही फैमिली में कोई डिफरेंट पर्सन है तो उनके कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट सेम आने चाहिए, ये हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। हाँ, भले वो नहीं आते, हमें भी पता है कभी कभी क्या हो जाता है, पेरेंट कुछ अलग निकल जाते हैं और बच्चा कुछ अलग ही निकल जाता है, उसके कैरेक्टर पूरे अलग ही निकल जाते हैं, वो बात अलग है। बट हम एक्सपेक्ट तो करके चलते हैं कि उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, लाइक उनका सरनेम कॉमन रहता है सबका, मिडल नेम उनका कॉमन रहता है, तो कुछ चीज़ें तो उनके अंदर कॉमन होती है, कुछ हो सकता है डिफरेंस भी हो, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बट फैमिली हम इसे कहते हैं। तो हमारे ग्रुप में जितने एलिमेंट्स आते हैं, अगर हम पहले देखे थे हमने, तो यहाँ पे कोई भी हम एक ग्रुप ले लेते हैं, फिर से ऑक्सीजन तब ले लेते हैं, फ्लोरीन का लेते हैं। सो हैलोजन में अगर देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ये हमारे पास है इस ग्रुप में। तो अगर हमने ये फैमिली उठा ली तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड, जो कैरेक्टर फ्लोरीन शो करता है वही कैरेक्टर हमें क्लोरीन ने भी शो करते हुए दिखते, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। ईच एंड एवरी एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप शोज द सिमिलर केमिकल एज वेल एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो प्रैक्टिकली हमें ये कॉन्सेप्ट मैच होता हुआ नहीं दिखाई देता।
प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, चाहे वो एक फैमिली के रहे, एक ग्रुप के रहे, उनमें बहुत ही अलग डिफरेंस है। सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है। ये हमारा प्रैक्टिकल फैक्ट है। ओके, थियोरेटिकल फैक्ट चाहे अलग हो, हमें प्रैक्टिकल फैक्ट को भी माइंड में डाल के ही चलना पड़ेगा आगे जाके। तो इस तरीके से हमारा आता है पीरियड एंड ग्रुप्स। ओके, ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए फिर वापस से हम स्लाइड के थ्रू इसको समझते हैं। सो यहाँ पे देखो, ये जो हमारे जितने भी रोज है जो हॉरिजॉन्टल है, ये हमारे पीरियड्स है, और ये जितने भी हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं ये हमारे क्या है, ग्रुप है। अब पीरियड ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें किसने इंट्रोड्यूस करके दिया था, याद है? नेक्स्ट लेक्चर में, हम लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखे थे, ये दिया था हमने मेंडेलीव ने। तो अगर हम मेंडेलीव की तरफ से देखते हैं तो इन्होंने हमें कहा था द हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड एज द पीरियड, और हमारे आज के पीरियोडिक टेबल में उनका नंबर 7 है। मेंडेलीव में पहले 12 था, 12 था, 12 से हमने उसको रिड्यूस करते करते 7 तक लेके आए हैं। देन हम आगे अगर मूव होते तो पीरियड को समझ लेते हैं क्या है। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स समथिंग कॉमन इफ दे आर इन द सेम रो। अगर हम पीरियोडिक टेबल में एक रो में अगर मूव होते हैं तो हम देख सकते हैं एक चीज उनमें कॉमन होती है, और कॉमन चीज कौन सी है, एटॉमिक ऑर्बिटल। उनके ऑर्बिटल के नंबर सेम होते हैं। जैसे ये हमारी 4th पीरियड है, तो अभी आपको हमने बताया इसमें टोटल और मेन शेल कौन सी चलनी चाहिए, हमेशा 4th ही चलनी चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, फर्स्ट पीरियड है तो 1 शेल आनी चाहिए, सेकंड है तो 2, थर्ड है तो 3, फोर्थ है तो हमारी 4। आगे जैसे मूव होते हैं वैसे हम देख सकते हैं वही नंबर हमें वहाँ पे मैच होता है एनर्जी लेवल के साथ। तो यहाँ से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो पीरियड में क्या क्या है हमारे पास। जैसे अगर हम पहली पीरियड की बात कर लेते हैं, पहली पीरियड में तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑल द बोथ द एलिमेंट्स इन द टॉप रो, मतलब फर्स्ट पीरियड हैव ओनली 1 शेल, सेकंड में 2, थर्ड में आगे बढ़ रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड हमारे लिए पीरियोडिक टेबल में पीरियड खास करके इम्पोर्टेंट इसलिए आती है बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, larger and more light weighted particle are smaller and heavier atom on the right side of the period। तो जैसे ही हम कहाँ पे रह रहे, लेफ्ट साइड में रह रहे हमारे पीरियोडिक टेबल के, मतलब इनिशियल लेवल पे रह रहे हैं यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें लो वेट वाले लेकिन लार्ज साइज वाले मिलते हैं एलिमेंट। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं एलिमेंट का वेट बढ़ते चला जाता है बट उनकी साइज कम होती चली जाती है। दैट्स वाई हम देख सकते हैं जब हम इधर आते हैं एंडिंग पे तो हमें नो डाउट इसका मास ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ऑटोमिक नंबर कंटिन्यूली बढ़ता चला जा रहा है, बट इसकी साइज हमें कम दिखाई देती है। तो हेवियर वेट बट स्मॉल साइज राइट पे है, लोअर वेट बट हायर साइज वाले हमारे इधर आते हैं, और बीच वाले जो है ये तो ग्रेजुअल वेरिएशन ही आता है इनमें साइज को लेकर। तो ये ऐसे क्यों होता है, साइज क्यों हमारी कम होती है जब हम मूव होते हैं, ये हम ट्रेंड के वक्त देखेंगे क्योंकि एटॉमिक साइज हमारा स्पेशल एक ट्रेंड का ही पार्ट है, तब समझ लेंगे इन रीज़न को। बट ये एक सरप्राइजिंग आता है थोड़ा बहुत कि ऐसा क्यों होता है। तो बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जो ऐसे क्यों होती है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीज़न है, हम आगे जाके पढ़ने ही वाले हैं। तो इतने सिर्फ क्लियर हुआ ना आपको कि जो भी हमारे लार्जर साइज वाले एलिमेंट मिलेंगे वो हमें इधर ही मिलेंगे, स्मॉलर साइज वाले इधर ही मिलेंगे। ओके, चलते हैं फिर आगे। तो आगे अगर चलते हैं तो हमारे पास देखो पीरियड्स कितने हैं। पहली पीरियड की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर हमारे पास ओनली 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। यहाँ पर ये हमारी पहली पीरियड खत्म हो जाती है। सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो इनके पास 8 एलिमेंट्स है। तो ये हमारी सेकंड पीरियड, यहाँ पे देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये 8 एलिमेंट हमारे पास आते हैं सेकंड रो में। थर्ड रो की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड रो में भी हमारे पास 8 ही एलिमेंट्स आते हैं। तो ये हमारी थर्ड रो है, यहाँ पर भी 8 ही एलिमेंट हमें दिखते हैं। देन हम फोर्थ एंड फिफ्थ रो की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 18 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं क्योंकि सीधे सीधे 10 एलिमेंट इसके अंदर ट्रांजिशन सीरीज के बढ़ जाते हैं, और ट्रांजिशन सीरीज के 10 एलिमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ने के कारण इनका नंबर 18 हो जाता है डायरेक्टली। ओके, देन अगर हम 6th पीरियड की बात करते हैं,
या 7th पीरियड की बात करते हैं, तो 6th पीरियड में हम लैंथेनाइड सीरीज को जोड़ देते हैं। उनमें अगेन 14 एलिमेंट्स है, तो 18 + 14 यानी हम 32 के पास चले गए। उसी तरह हम 7th पीरियड की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमने एक्टिनाइड को पुट करके रखा है, और एक्टिनाइड के पास भी 14 एलिमेंट्स है, तो अगेन ये 18 + 14 32। तो ये दो ऐसे हैं 6 और 7 पीरियड जिसमें हमें 32 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। ओके, तो एक में हमारे पास लैंथेनाइड सीरीज आ जाती है और एक में हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज आ जाती है। तो इस तरीके से ये बढ़ते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का प्रॉब्लम ये है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को हम ना ही ग्रुप कह सकते हैं ना ही पीरियड कह सकते हैं। क्योंकि हम लैंथेनाइड की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे लैंथेनाइड है, बट यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसको हमने बॉटम पे प्लेस कर दिया। यहाँ पे हमारा एक्टिनाइड है, यहाँ पे भी जगह नहीं थी तो हमने उसको फिर बॉटम में पुट कर दिया। बट पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो एक ही पीरियड के अंदर आते हैं, तो फिर इसे क्या कहेंगे हम, सेम पीरियड वाले। बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि ये एक ग्रुप के भी अंदर आते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ही सभी दिखाई देते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल की, तो इतने हमारे ट्रांजिशन मेटल है ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। बट ट्रांजिशन मेटल में एवरी मेटल का ग्रुप नंबर बदलता जा रहा है। जैसे देखो स्कैंडियम का ग्रुप नंबर 3 आएगा तो टिटेनियम का 4 आता है, वैनेडियम का 5 आता है, क्रोमियम का 6, मैग्नीज का 7। तो ग्रुप नंबर बदलता है। दैट्स वाई हमें इसको इजीली बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक पीरियड के अंदर दिखाई देते हैं। हम इसे ये कहेंगे क्या कि एक ग्रुप के अंदर दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते। ग्रुप एवरी टाइम चेंज हो रहा है, बट पीरियड उसकी चेंज हो रही है क्या, नहीं, पीरियड सेम हो रही है। तो ये इसकी पीरियड कॉमन है, ऐसे हम बोल सकते हैं। बट लैंथेनाइड के बारे में हम ये कभी नहीं बोल सकते कि इसकी पीरियड कॉमन है, क्योंकि उसकी पीरियड कॉमन है बट उसका ग्रुप भी कॉमन है, उसका ग्रुप भी चेंज नहीं होता। तो लैंथेनाइड इज नॉट अ पीरियड, नॉट अ ग्रुप, इट्स अ सीरीज। डायरेक्टली उसको क्या बोल देते हैं हम, सीरीज बोल देते हैं लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड को, जिसे हमने स्पेशली बॉटम में सेट करके रखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे आते हैं पीरियड यहाँ पे। देन हम बात कर ले अगर ग्रुप्स के बारे में, तो ग्रुप किसे कहते हैं हम, तो वर्टिकल कॉलम्स ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज द ग्रुप दैट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट मीन्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ पे ग्रुप की मज़ेदार अगर बात देखते हैं, आगे के स्लाइड पे चलते हैं इसके लिए। तो ग्रुप में क्या है, हमारे पास टोटल नंबर 18 है। ओके, तो बस इसका नंबर ही आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। और हर ग्रुप को हमने एक स्पेशल नाम दे के रखा है, इसको एक स्पेशल फैमिली के थ्रू हम देखते हैं। तो हमारे पास अगर फैमिली देखने हैं तो पहली फैमिली है हमारे पास अल्कली, जो हमारा ग्रुप नंबर 1 है। देन ग्रुप नंबर 2 को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक जितने भी है उसे हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ग्रुप नंबर हमारा 13 बोरॉन फैमिली है, 14 कार्बन फैमिली है, 15 वाला ग्रुप हमारी नाइट्रोजन फैमिली है, 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 हैव अगेन स्पेशल नेम कॉल्ड एज द हैलोजन, एंड 18 हैव अगेन कॉमन इज कॉल्ड एज द नोबेल गैसेस। तो कुछ स्पेशल नाम से जाने जाते हैं, कुछ उनके फैमिली के फर्स्ट मेंबर के नाम से उनकी फैमिली को नाम दिया गया है। बट ईच एंड एवरी ग्रुप को हमने एक डिफरेंट नाम देके रखा हुआ है। ये इसका बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर आता है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप का क्या नाम है, क्योंकि हमें वो नाम आता है एमसीक्यू करके, और उस ग्रुप का आपको नंबर बताना पड़ता है। ये जो नाम, जैसे मैंने हैलोजन कह दिया तो आपको डेफिनेटली माइंड में आना चाहिए ये 17th ग्रुप है हमारा। हमने अगर आपको बोल दिया कि नोबेल गैसेस तो 18 ग्रुप है। हम अगर कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट तो 3rd से 12 आपके माइंड में तभी क्लिक होना चाहिए। अल्कलाइन अगर कहे तो 2nd, अल्कली अगर कहे तो 1st। तो इस तरीके से हमारे पास स्पेशल है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कुछ स्पेशल ग्रुप यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये स्पेशल ग्रुप हमें टोटल पढ़ने हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ग्रुप को। बिल्कुल पीरियड में हमारे पास इतना पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि पीरियड में ट्रेंड पढ़ने हैं हमें, और ट्रेंड आगे हमें सिलेबस में। तो डायरेक्टली हम पहले ग्रुप को समझ लेते हैं, हमारे डिफरेंट ग्रुप पढ़ लेते हैं जो भी बेनिफिशियल है। तो हमें इतने ही ग्रुप डिटेल्स पढ़ने हैं। वैसे तो हमें डिटेल्स है ही नहीं आपके सिलेबस में, जस्ट एक एक 2-2 लाइन का इंट्रोडक्शन लेके आपको सिलेबस में इसको छोड़ दिया है। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सारी चीज़ें को डिटेल लेते हुए जा रहे हैं।
चाहे वो हमारे सिलेबस में नहीं हो या नहीं हो, बट हमारे जेई एडवांस के बारे में जब हम सोच रहे हैं, जब हम नीट जैसे एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होगी। और हम अभी से ही उस बेस को बनाते जा रहे हैं। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल को देखा है किस तरह वो बनते चला गया और उसका आउटपुट बाद में किस तरह मिला, तो हम भी हमारा बेस फर्स्ट लेक्चर से ही बनाते हुए चले जा रहे हैं, ताकि हमें बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन आए तो इजीली हम वहाँ पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड, नाउ वी स्टार्ट द आवर ग्रुप्स। ओके, तो एक बार हाईलाइट मार लेते हैं हमारे ग्रुप क्या है, हमारे पीरियड क्या है। पहला ग्रुप हमारा अल्कली है, सेकंड अल्कलाइन है, ये ट्रांजिशन वाला ब्लॉक है, ये हमारी हैलोजन फैमिली, दिस इज द नोबेल गैस, दिस सीरीज इज द लैंथेनाइड एंड एंडिंग सीरीज इज द एक्टिनाइड सीरीज। ओके, सो नाउ बिगिन विद द ग्रुप। स्टार्ट करते, चलो फिर। तो कौन कौन से ग्रुप स्टार्ट करना है? अल्कली, अल्कलाइन, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड हैलोजन फैमिली। इसके अलावा हम एक नोबेल गैसेस भी यहाँ पे पढ़ ही लेंगे आगे जाके। तो इतना हमारा रहेगा नेक्स्ट पॉइंट जो हम इस चैप्टर से पढ़ने वाले हैं। तो पहली फैमिली हम स्टार्ट करते हैं नाउ अल्कली मेटल्स। सो अगर हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स के बारे में, तो अल्कली में हमें जो एलिमेंट दिखाई देते हैं, तो पहले तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल का बिगिनिंग है। और जब भी हम किसी चीज़ की बिगिनिंग करते हैं, कहते हैं अच्छे काम के साथ ही करनी चाहिए, तो पहला ही ग्रुप हमारा बहुत ही भारी ग्रुप है। अब ये क्यों ऐसा है आपको समझ में आएगा। इसके अंदर हम देख सकते हैं लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबेडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम, इतने एलिमेंट हमारे अल्कली मेटल्स में इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है, अगर ये फर्स्ट ग्रुप है तो और एक एटम है जो फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। कौन सा है वो? डेफिनेटली इट्स अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की भी पोजीशन हमारे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में ही गिवन है, बट वो अल्कली मेटल नहीं है, उसको अल्कली से बाहर हटा दिया गया है। तो हाइड्रोजन को हम कभी भी अल्कली में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो है ही वैसा, और अल्कली के साथ की एक भी प्रॉपर्टी नहीं बताता है, वो तो हैलोजन के साथ की प्रॉपर्टी बताता है। तो उसको अल्कली में क्यों हम ऐड कर देंगे, तो हमने इसको अल्कली से बाहर निकाल के रख दिया है। देन अगर हम आगे मूव होते तो देख लेते हैं हमारे पास क्या है। द एलिमेंट्स इन द ग्रुप 1 ऑन द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कॉल्ड एज द अल्कली। तो पीरियोडिक टेबल अगर टोटल देखें तो ये हमारी पहली हमने बाहर निकाल के रखी है ग्रुप, और ये पहला ग्रुप हमारा क्या है, हमारा अल्कली मेटल है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसको हमने यहाँ से बाहर ही निकाल दिया है। तो हमारे पास अभी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम इतने हैं। ऑल दीज मेटल आर वेरी वेरी रिएक्टिव विच मेक देम द डिफरेंस फ्रॉम द अदर। तो पहले ही कहा था आपको ये भारी क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, क्यों इसके पास एक लौता इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें जब भी हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाता है, जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है कोई भी अगर सिंगल है तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। हमारा भी देख लो, हम जब तक सिंगल है ना बहुत एक्टिव रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे। एक बार पेयर हो जाने दो, पेयरिंग, हमारा पेयरिंग क्या होता है, हमारा पेयरिंग मतलब हमारी मैरिज हो जाती है। उसके बाद आप देखोगे तो बोलते थे यार ये शादी से पहले तो बहुत मतलब एक्टिव था, अब पता नहीं इसको क्या हो गया, बिल्कुल चुपचाप हो गया। वैसे ही रहता है, जब भी पेयर हो जाते हैं ना उसके बाद समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, चुपचाप जगह पे बैठ जाती है। हाँ, लेकिन अगर सिंगल है तो फिर वो बहुत एक्टिव होते हैं। तो इस फैमिली में हम देख सकते हैं सभी के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसीलिए ये अजीब गरीब चीज़ें करते हुए हमें दिखाई देता है, बहुत ही अजीब रिएक्शन रहते हैं इनके, अगर हम पढ़ेंगे तो। चलिए फिर आगे मूव होते हैं। तो आगे देख पा रहे हैं हम, इनके पास एक लौता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यही मेन रीज़न है ये हाईली रिएक्टिव होने का। इसके साथ हम देख सकते हैं तो इन नेचर दे हैव ऑलवेज कंबाइन विद द अदर एलिमेंट। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, किसी के भी साथ पेयर हो जाएगा स्टेबिलिटी करने के लिए। तो हम देख सकते हैं किसी के भी साथ रिएक्शन कर देते हैं, किसी के भी साथ। लिथियम जैसा एलिमेंट, सोडियम जैसा एलिमेंट तो इतने भारी है कि इसको आप एयर में भी नहीं खोल सकते। अगर हम लिथियम को ले रहे हैं और एयर में खोल रहे हैं ना, पूरी एयर में आग लग जाएगी ऑन द वे। जिसने वो लिथियम खोल दिया वो बर्न होके वहीं पर ही उसका राम नाम सत्य हो गया करके समझ लो। तो लिथियम को खोलना बहुत ही मुश्किल बात है।
पहले तो उसको बहुत बड़ी सेटअप चाहिए लैब की, टोटल इनर्ट एनवायरनमेंट, क्योंकि उसको वाटर का ड्रॉप भी नहीं चाहिए और हम उसको खोल नहीं सकते। हम खोलने जाएंगे तो हमारे बॉडी में वाटर है, पक्का है। जैसे ही आपने लिथियम खोल दिया और आपके स्किन के कांटेक्ट में आ गया, आपको टोटल बर्न कर देगा वो। और इसका बर्न इतना डेंजर होता है कि डेफिनेटली कोई चांस ही नहीं है जिंदा रहने का, डायरेक्टली डेथ हो जाती है इसके कारण, इतना डेंजर बन जाता है लिथियम। सोडियम भी कुछ वैसा ही है, आप सोडियम को कभी पानी में डाल के देखो, पूरे पानी में ब्लास्ट कर देगा वो, पूरे पानी में आग लगा देगा, इतना डेंजर हमारे पास सोडियम होता है। तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ये, इनको कंट्रोल करना भी बहुत डिफिकल्ट लेवल पे चला जाता है कभी कभी। तो ये इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ चलते हैं और सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी भी रेडी होता है किसी के भी साथ रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन हमेशा अनस्टेबल ही देख सकते हम होता है। तो ये इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर है जिनके कारण देख सकते हैं। देन हम अगर इनका अपीयरेंस देखते हैं, लिथियम कुछ हमें इस तरह दिखता है, सोडियम हमें इस तरह दिखाई देता है, पोटेशियम यहाँ पे है, दिस इज द रुबेडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। तो फिजिकली अगर हम इनका लुक देखना चाहते हैं तो ये हमें ऐसे दिखाई देते हैं, ओके। और पीरियोडिक टेबल में ये इनकी पोजीशन सेटअप होती है। देन हम आगे इसमें मूव होते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है फ्रेंड, अगर इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बेटर है इसको लॉस कर दे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत रूल आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें अबोव प्रिंसिपल मिलते हैं, देन वहाँ पे है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मिलते हैं, देन हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। इन काफ़ी सारे रूल को मैनेज करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं हंट्स रूल के बारे में, तो हंट्स ने हमें रूल क्या बताया है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, ओके, तो इसकी कैपेसिटी अगर ये हमारे पास इस वक्त डी ऑर्बिटल है, सो डी ऑर्बिटल की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके पास 5 सब ऑर्बिटल है और एक सब ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इतना हमें पता है। तो फिर हम क्या देखते हैं, अभी ये एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना तो भी ठीक है, ये स्टेबल है, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, है ही नहीं तो कहाँ से करेगा, तो पहले ही स्टेबल बना हुआ है, ठीक है। इसके पास हम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करते चले जाएंगे इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे, लेकिन अगर ये फिर से हाफ फील्ड हो गया, मतलब अगेन वो बैलेंस हो गया मैग्नेटिकली, फिर से ये स्टेबल बन जाएगा। जैसे हम इसको आगे बढ़ते, अगर आपने पूरा कंप्लीटली फिल कर दिया तो उसको सेटिस्फाई कर दिया अगेन, तो अगेन वो स्टेबल हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एम्प्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर ऑलवेज स्टेबल। और कोई भी एलिमेंट जो भी कुछ रिएक्शन बताता है, जो भी कुछ उसके प्रॉपर्टीज बताता है, वो इसी चीज़ के लिए बताता है ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल इसमें कन्वर्ट कर सके। तो अब हमारे पास अगर अल्कली मेटल के बारे में हम सोच रहे हैं, एक लौता इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ देना ही फायदे की बात है। जैसे ही ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, हम देख सकते हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा एम्प्टी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एम्प्टी में। एंड अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल, एम्प्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स व्हाई एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही ये स्टेबल बन जाता है, तो डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द सिंगल प्लस चार्ज। तो हम इजीली कह सकते हैं ऑल द अल्कली मेटल्स शो द कैटायन, ऑल द अल्कली मेटल्स फॉर्म द कैटायन। और कैटायन भी कितने चार्ज का बनेगा इसका? +1। ऑलवेज इसके कैटायन कितने चार्ज के बनते हैं? +1 के। इसकी वैलेंसी भी हमें 1 दिखाई देती है, इसके हमेशा हमें कैटायन ही बनते दिखाई देते हैं, और वो भी +1 चार्ज के साथ ही वो कैटायन बनता हुआ हम देख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द जनरल फीचर ऑफ आवर अल्कली ग्रुप्स। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? फिर आपको समझ में आ गया है कि यह पॉजिटिव आयन कैटायन किस तरह बनाता है। तो चलिए फिर आगे मूव होते हैं। आगे मूव होते हैं तो देखते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है हमारे बारे में। तो दे आर जनरली सॉलिड, सभी के सभी कैसे सॉलिड ही है, हाइड्रोजन को मत कंसिडर करना। तो यहाँ पे हम अल्कली मेटल के अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सभी यहाँ पे सॉलिड है, ओके। सिर्फ हाइड्रोजन को अगर हम छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन हमारा गैस है, लेकिन हाइड्रोजन को तो हमने यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं किया है।
बिकॉज वो इनके कैरेक्टर बताता ही नहीं है। तो देन इनके सॉलिड जनरली हम सॉफ्ट नेचर के देख सकते हैं। इनके जितने भी मेटल है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। यहाँ तक कि हम इन्हें नॉर्मल कटर से या हमारे नाखून नेल से भी हम इसको कट कर सकते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। सोडियम तो इतना सॉफ्ट है, आप ऐसा नेल उसके ऊपर स्ट्रेच कर दो उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो इनके मेटल्स हम सॉफ्ट नेचर के देखते हैं। देन इनकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा है। साइज ज़्यादा है तो इनका वॉल्यूम बड़ा है, बट इनके पास मास बहुत कम होता है। लिथियम देखो 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है उसके पास सिर्फ, उसका मास बहुत कम है, बट बड़े साइज का होने के कारण वॉल्यूम ज़्यादा, मास कम। और हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमारे पास फॉर्मूला है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ज़्यादा मास कम, ऑब्वियसली डेंसिटी आपकी लो ही रहने वाली है। ओके, डेंसिटी लो रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्ट रह जाएगा, क्योंकि डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो हार्ड बनता चला जाता है, डेंसिटी लो होती है तो सॉफ्ट बनता चला जाता है। तो दैट्स वाई हम देख सकते हैं इनके हमें सॉफ्ट दिखाई देते हैं, एज वेल एज इनकी डेंसिटी भी हमें हमेशा लो ही दिखाई देती है। देन हम अगर यहाँ से आगे मूव होते हैं तो नेक्स्ट क्या देख सकते हैं हम? दे आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव विथ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्यों लो रहेगा? लूज पैकिंग है ना, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर खाली स्पेस बहुत पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा भी हीट दे दो इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी इनकी स्टेट ये चेंज कर देंगे। तो इनके डेंसिटी हम मेल्टिंग पॉइंट भी हम लो ही देख सकते हैं। देन दीज आर द एक्सट्रीमली रिएक्टिव बिकॉज सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के कारण बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, खास करके वाटर के साथ। वाटर के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती इनकी, लिथियम की भी नहीं बनती, सोडियम की भी नहीं बनती, यहाँ तक कि पोटेशियम की भी ज़्यादा नहीं बनती है वाटर के साथ। बहुत ऐसे क्विक रिएक्शन बता देते हैं, बहुत फास्ट। देन दे कैन इजीली लॉस द 1 इलेक्ट्रॉन। इनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कभी भी लॉस कर देंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सिंगल चार्ज, मतलब कौन सा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैटायन हमें बना के दे सकते हैं। अगर हम इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखें तो इज इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। जैसे हम ग्रुप में डाउन जा रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाती है। ये मल्टीपल चॉइस आता है, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो रूल क्या है हमारे पास? जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे ग्रुप में हम मूव होते चले जाएंगे, रिएक्टिविटी हमारी बढ़ती चली जाएगी। ओके, देन यहाँ पे हमने क्या लिखा है? हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल बट ग्रुप बिकॉज दे हैव द 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को हमने सिर्फ यहाँ पे इसलिए लिखा है, उसमें इलेक्ट्रॉन 1 आता है, अदरवाइज उसका कोई यहाँ पे अल्कली मेटल में रोल नहीं दिखता है। पर फ्रेंड अब देख लेते हैं हम इनकी सॉफ्टनेस। देखो आप, लिथियम है, कटर से इजीली काट दो, सोडियम को कटर से काट दो, पोटेशियम से कटर से काट दो, कोई बात नहीं, बहुत ही इजीली। इन्होंने भी कटर यूज़ किया है, मैं तो उसको नेल से काट देता था। जब सोडियम यूज़ करता था तो नेल घुमा देता था, कट जाता था वो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देन हम आगे अगर जा रहे हैं तो अब कहते हैं कि अल्कली को अल्कली ही क्यों कहते हैं? वाई दिस ग्रुप नेम द अल्कली। अल्कली का मतलब होता है दोज कंपाउंड व्हेन इज डिजॉल्व इन द वाटर दैट गिव्स द OH-। आपको क्या मिलना चाहिए? OH- मिलना चाहिए, इन्हें हम कहते हैं अल्कली। जैसे यहाँ पे देखो हमने NaOH लेके रखा है, जैसे हम NaOH को वाटर में सोल्यूबल करेंगे Na अलग निकल जाएगा, OH- अलग निकल जाएगा, तो ये अल्कली हो गया। तो जो भी हमें OH- आयन बना के देंगे दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोक्साइड आयन, वो हमारे लिए अल्कली का रोल प्ले करेंगे। ओके, और इम्पॉर्टेंट, कोई भी चीज़ अल्कली तभी है जब वो वाटर में सोल्यूबल होंगे, और वाटर में सोल्यूबल होने के साथ हमें वो हाइड्रोक्साइड आयन बना के देंगे, अदरवाइज हम देखेंगे वो अल्कली नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ऑल अल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली। समझ में आ गया आपको ये एटम क्या है? जितनी भी अल्कली है वो डेफिनेटली बेस है, नो डाउट, बट सभी बेस अल्कली नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है? सभी बेस आपको OH- बना के नहीं देंगे, या फिर वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। जितने वाटर में सोल्यूबल है, जितने हमें OH- प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, वही सिर्फ अल्कली है। बाकी की बेस लाइक मैं LDA कहूँगा, LDA के पास OH ही नहीं है बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ओनली बेस रहेगा, अल्कली नहीं रहेगा। N-ब्यूटिल लिथियम की अगर बात करते हैं, N-ब्यूटिल लिथियम बहुत ही ग्रेट बेस है हमारी केमिस्ट्री में, बस वो सिर्फ बेस है,
और अल्कली नहीं है, क्योंकि वो हमें OH माइनस बना के नहीं दे सकता है। दैट्स वाई अल्कली को हम क्या कहते हैं, जो हमें OH माइनस बना के देगा वही सिप। तो चलिए आगे मूव होते। तो यहाँ पे देखते हैं हम यूजेस ऑफ अल्कली मेटल। यूजेस के बारे में अगर बात करें तो सभी जन जानते हैं सोडियम एंड पोटेशियम के यूजेस क्या है। जानते हो ना आप, कहाँ पे काम में आता है? सोडियम तो हमारा सॉल्ट ही है जो हम यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम की हमारे बॉडी में बहुत बड़ी सिस्टम है। सोडियम अगर हमारी बॉडी का कम हो गया तो ब्लड प्रेशर लोअर हो जाएगा, सोडियम बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आपको पता है जब भी किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हम उसको बोलते हैं कि नमक मत खा, क्योंकि सोडियम लेवल के कारण ब्लड प्रेशर सबसे पहले अफेक्ट होता है। और ब्लड प्रेशर के साथ साथ ही हम देख सकते हैं बॉडी का पीएच, बॉडी की एसिडिटी, बॉडी की बेसिसिटी, यहाँ तक के हार्मोन्स की एक्टिविटी, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन सोडियम का काम है। अगर आपके बॉडी से सोडियम कम हो जाता है तो आप मेंटली लॉस हो जाते हो, मतलब आप समझ भी नहीं सकते कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या चल रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं चलता मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर आपको सोडियम का इंजेक्शन दिया जाता है, तब आपके मेंटल लेवल फिर से आ जाती है। हम बहुत पेशेंट के साथ हम ये देख सकते हैं कि मतलब कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब पता चलता है इनकी सोडियम लेवल कम हो चुकी है बॉडी की, डाल दो। तो सोडियम बहुत बड़ा है हमारे बॉडी को प्रॉपरली बैलेंस रखने के लिए, हमारी मेंटल एबिलिटी को बैलेंस रखने के लिए। पोटेशियम बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है। हम देखते हैं जिनके अगर खेती होंगी उन्हें पता है, जब हम यूरिया देते हैं, या यूरिया तो चलो अलग बात है, लेकिन जब हम फर्टिलाइजर देते हैं तो वहाँ पे NPK लिखा होता है। N इज द नाइट्रोजन, P इज द फॉस्फोरस एंड K इज द पोटेशियम। तो ये 3 ऐसे इंग्रेडिएंट है जो हर फर्टिलाइजर का कंटेंट होना ही चाहिए, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आते हैं इनके क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर अगर हम ये देखते हैं तो पोटेशियम वहाँ पे हमें बहुत काम में आता है। इसके अलावा हम सोडियम एंड पोटेशियम से सोप बनाते हैं। जो भी हमारे घर में सोप आती है या तो सोडियम से बनी रहती है या तो पोटेशियम से बनी रहती है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत बार यूज़ किया है, लैब में यूज़ किया होगा आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेस, जैसे आपने एसिड लिया है बीकर लेके, देन ब्यूरेट में आपने NaOH फिल कर दिया है और आप उसका टाइट्रेशन कर रहे हैं तो डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो वहाँ पे देन सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा इतना ज़बरदस्त बेस है, बहुत से हम आगे जाके रिएक्शन देखने वाले हैं जिसमें प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज अ बेस करके वहाँ पे यूज़ करते हैं। देन इसके अलावा ये पेपर प्रोडक्शन, सॉप प्रोडक्शन, सिंथेटिक फैब्रिक्स एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोसेस में भी हमें इंडस्ट्री में सपोर्ट करता है। तो बहुत वास्ट एप्लीकेशन है इनके इंडस्ट्रियल फील्ड में भी। देन सोडियम क्लोराइड हमारा कॉमन सॉल्ट है एंड पोटेशियम क्लोराइड इज अ टेबल सॉल्ट है, उसका सब्सटीट्यूशन है। जनरली हम पोटेशियम वाला सॉल्ट नहीं यूज़ करते, हम हमारे रेगुलर यूज में सोडियम वाला ही सॉल्ट यूज़ करते हैं। देन पोटेशियम कंपाउंड आर द इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर, ठीक है। देन हम आगे जा रहे हैं, तो पोटेशियम एंड सोडियम कंपाउंड्स कीप यू हेल्दी। अभी बताया आपने कैसे हेल्दी है, जस्ट 2 मिनट में इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि हमें ये कैसे हेल्दी रखता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हेल्दीनेस की, तो देखो फ्रेंड, सबसे पहले आपका यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, या ऑक्सीजन चला गया आपके ब्लड में चला गया, इसको हीमोग्लोबिन ने ले लिया है एक्चुअली, और हीमोग्लोबिन इसको ट्रांसफ़र करेगा सेल के पास। सेल के पास हमारे पास होता है मायोग्लोबिन, देन ये मायोग्लोबिन के थ्रू चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। देन माइटोकॉन्ड्रिया में इसका इन्वॉल्वमेंट होगा रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पे हमने रेस्पिरेशन कर लिया। अब रेस्पिरेशन के थ्रू यहाँ से एक साइड में एनर्जी बाहर निकल जाती है जो हमारी बॉडी में काम में आती है एनर्जी। इधर से निकल जाता है CO2, देन दिस CO2 इज़ मिक्स इन द ब्लड। सो ब्लड में आपके पास वाटर है, पक्का वाटर है। अब वाटर है तो वाटर में जब भी आपका CO2 ऐड होगा इट फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही काम का है, हम देख सकते हैं बहुत बार हमें ये क्वेश्चन आता है, व्हाई द pH ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस और विच गैस रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द pH। तो वो CO2 होता है। CO2 जैसे ही हम वाटर में डाल देते हैं वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और हम एसिड को देख सकते हैं एसिड का pH लोअर होता है। जितनी एसिडिटी बढ़ती जाएगी उतनी आपकी pH की वैल्यू लोअर होती चली जाएगी। तो इस कारण तो ये कार्बोनिक एसिड अगर आपके बॉडी में बन गया तो ये कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब करेगा
अब इस एसिड को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो एसिड है मतलब हम छोटी सी पार्ट समझते हैं, इसके साथ ये COO ग्रुप कोई भी होगा। तो इसी एसिड के साथ यहाँ से अब सोडियम का रोल शुरू हो जाता है। सोडियम आएगा, सोडियम इस एसिड के साथ रिएक्शन करके इसको कन्वर्ट कर देंगे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? या तो सोडियम कार्बोनेट या तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये दोनों भी बेस है। ओके, तो यहाँ पे ये बेस और एसिड दोनों हो गए अगेन न्यूट्रल, और आपकी बॉडी एज इट इज परफेक्ट सेट। ना एसिडिटी बढ़ी ना बेसिडिटी बढ़ी। बट कई बार देख सकते हैं हम एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी इसके कारण नहीं बढ़ती एक्चुअली, एसिडिटी HCl के कारण बढ़ती है जो हमारे स्टमक में होता है। ये हमारे ब्लड का pH मेंटेन करने में काम में रहता है और ब्लड में मैकेनिज्म। बट इसका अगर ड्रॉबैक देखते हैं हम, गलती से अगर आपकी एक भी लेवल बिगड़ गई तो सीधा एक किडनी पे पहले मारेगा। सबसे पहले किडनी को डैमेज करेगा। उसके एड्रेनाइन जो ग्लैंड है उसके एड्रेनिन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड एड्रेनाइन तीनों को भी ये उड़ा देगा। तीनों को भी इसने उड़ा दिया, पूरे बॉडी का सिस्टम बिगड़ गया। इधर से ये बिगड़ गया, सीधा हार्ट पे प्रेशर आता है, हार्ट आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। ज़्यादा कुछ हुआ हार्ट बंद, सीधी डेथ। नहीं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, वहाँ से ये चोकअप हो जाएगा। इधर किडनी अगर डैमेज हो गई तो सीधा लीवर मार खाएगा, लीवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। लीवर गया तो पैंक्रियाज उसके साथ पहले उड़ता है, पैंक्रियाज उड़ा तो इधर इंटेस्टाइन उड़ जाएगी, इंटेस्टाइन उड़ गई तो डाइजेस्टिव सिस्टम उड़ जाएगी। तो देख सकते हैं एक भी चीज़ अगर इधर उधर हो रही है तो बहुत कुछ डिफरेंट होता है। तो इसे परफेक्टली सेटअप रखने का काम सोडियम एंड पोटेशियम की तरफ होता है। ये बहुत बड़ा इसका एप्लीकेशन है हमारे बॉडी में। देन हम अगर आगे जाते हैं तो लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर में काम में आता है। देन फोटोसेल, तो रुबेरियम एंड सीसियम ये फोटोसेल में काम में आता है। फोटोसेल कहाँ पे यूज होते हैं? कैमरा में। कैमरा में तो हम सिंपल भी सेल यूज कर सकते हैं। फोटोसेल जनरली यूज इन द सोलर पैनल। तो आपके जो सोलर पैनल घर के ऊपर लगे जिसके थ्रू हम पानी गर्म करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसके सेल में जो सेल होते हैं, मतलब बैटरी जो उसकी होती है उसमें सेल होते हैं, वो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं। तो वो हम देख सकते हैं रुबेरियम और सीसियम के थ्रू बनते हुए देख सकते हैं। देन फ्रांसियम इज अ रेयर एलिमेंट एंड शोज द रेडियो एक्टिविटी। तो फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होने के कारण फ्रांसियम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, या फ्रांसियम हम देख सकते हैं उतना स्टडी इसका होता भी नहीं है बिकॉज ऑफ देयर रेडियो एक्टिव नेचर। तो फ्रेंड इस तरीके से अगर जाते हैं तो हमारे पास यूजेस है। ह्यूमन हेल्थ में सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम काम में आते हैं। फोटोसेल में रुबेडियम एंड सीसियम काम में आते हैं। फ्रांसियम काम में आता है रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। देन हम आगे मूव होते तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट हमारा ग्रुप दैट इज द अल्कलाइन अर्थ मेटल। बट फ्रेंड आज के लेक्चर में हम थोड़े टाइम लिमिटेशन के कारण यहाँ पे रुक जाते हैं, आपको पता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। सो होपफुली फ्रेंड आज के लेक्चर में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, किस तरीके से हम ग्रुप को या पीरियड को आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रुप के कितने नंबर हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, देन हमारे पीरियड्स क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज हमने देखे हैं, उनमें कुछ ट्रेंड्स देखे हैं, वेरिएशन देखे हैं उस ट्रेंड के। इसके साथ हमने ग्रुप स्टार्ट करने में आज एक फैमिली को कंप्लीट किया है, अल्कली। तो अल्कली के बारे में आपको यूजेस, एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज समझ में आ गए। सो इस लेक्चर के रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे हमारे साथ आप डिस्कस कीजिए। देन मिलते हैं फ्रेंड हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप आपके घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। ओके, देन गुड बाय।